पर्यावरणीय स्वीकृति अभी हुई है, आंदोलन चल रहा है। और तीसरा केटे एक्सटेंशन, केटे एक्सटेंशन की ये पत्र राज्य सरकार ने लिखा था जिसमें इन्होंने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। ये पत्र जनवरी 2021 का। सबसे पहले संवैधानिक प्रक्रिया की बात है। हसदेव आनंद का सवाल एक्चुअली संवैधानिक सवाल है। ये ग्राम सभाओं का सवाल है, जो वहाँ से की जो ग्राम सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड ग्राम सभा द सेइंग दैट वी हैव अ राइट टू हैव अ से इन वेदर माइनिंग शुड बी ओपनड और नॉट। स्वीकृतियों की बात तो बाद में आती है। पहला कि खनन क्यों नहीं होना चाहिए और समुदाय का क्या विरोध है, कैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हसदेव एक नोगो इलाका है। नोगो घोषित होने के पीछे 4-5 पैरामीटर थे। 2010 में वनों का घनत्व था, जैव विविधता की समृद्धता, जल स्रोत जो हाइड्रोलॉजी है वहाँ निकलने वाली, वन्य प्राणियों का रहवास और आदिवासियों की आजीविका संस्कृति। और देश के जो कोल बेलिंग एरिया थे उसमें हसदेव को पूरा का पूरा नोगो था और ये तय किया गया था कि यहाँ खनन को छोड़ के बाकी इलाकों में भी खनन हो, जो कि 7% से कम आज के समय है। तो 17 सालों की कोयला आपकी जरूरत पूरी हो सकती है। मतलब हसदेव में माइनिंग नहीं भी करेंगे तो आपके लिए कोई संकट नहीं है। लेकिन बावजूद इसके 2012 में परसा ईस्ट केतेवासन को स्वीकृति दी गई थी 2 फेज में, प्रथम फेज और दूसरा फेज। 2014 में सभी कोल ब्लॉक के निरस्त हुए और निरस्त होने के बाद पुनः आवंटन शुरू हुआ। जो पर्यावरणीय महत्व है, ये सवाल केंद्र और राज्य सरकारों ने दोनों ने समय समय पर स्वीकार किया है। ये इलाका हसदेव नदी का कैचमेंट है, जिससे जांजगीर जिले की 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है और इसके साथ ही ये हाथी का रहवास इलाका है। और हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व का संकट बहुत ज्यादा है। 200 से 250 से ज्यादा लोग मानव हाथी द्वंद्व में मारे गए हैं और 45 से ज्यादा हाथी। और इस पूरे इलाके को छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद लेमरू हाथी रिजर्व बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। मैं सिर्फ 4-5 लेटर ही राज्य सरकार के आपके सामने बताता हूँ। ये 2020 का है, जुलाई 2020 का, जिसमें हसदेव के सारे कोल ब्लॉकों को इन्होंने कहा कि हम 3800 स्क्वायर किलोमीटर लेमरू हाथी रिजर्व बनाएंगे। सिर्फ परसा ईस्ट केतेवासन को छोड़ के कोई भी खनन परियोजना नहीं होनी चाहिए। अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने ही जो है इन कोल ब्लॉक, परसा कोल ब्लॉक और केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के प्रभावित गांव से ग्राम सभाओं से सहमति ली, खनन नहीं होगा, लेमरू एलिफेंट रिजर्व होगा। मैं जब केटे एक्सटेंशन, अभी एक मैप शायद यदि सौरभ भाई लगा देंगे, तो केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक का जब लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया हुई, हसदेव में 3 कोल ब्लॉक राजस्थान के पास आवंटित हैं। 4 परसा ईस्ट केतेवासन जिसमें माइनिंग चल रहा है 2 चरणों में, उसके बगल में परसा कोल ब्लॉक है जिसकी वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति अभी हुई है, आंदोलन चल रहा है। और तीसरा केटे एक्सटेंशन। केटे एक्सटेंशन की ये पत्र राज्य सरकार ने लिखा था जिसमें इन्होंने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। ये पत्र जनवरी 2021 का। स्वयं राज्य सरकार ने कहा कि यदि ये खनन होगा, जल ग्रहण क्षेत्र खत्म होगा, पर्यावरण पे गंभीर दुष्प्रभाव होगा और इसके साथ जो है यहाँ पे हम खनन की इजाजत नहीं देंगे, इसीलिए इसकी लैंड एक्विजिशन निरस्त की जाए। 2021 में WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हसदेव की एक स्टडी की है। WII ने साफ तौर पे कहा है कि 60 से 70% जो आजीविका है वहाँ के आदिवासियों की, वो वनों पर निर्भर है और हसदेव में कोई भी माइनिंग की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। यदि माइनिंग की स्वीकृति दी गई तो मानव हाथी द्वंद्व कभी भी आप ठीक नहीं कर सकते। तो ये पर्यावरणीय एस्पेक्ट है जिसको केंद्र सरकार MOF से लेकर राज्य सरकार ने 2022 तक सतत स्वीकार किया है कि परसा ईस्ट केतेवासन के अलावा कोई भी माइनिंग नहीं होनी चाहिए। एक मैप आप लगा दें जल्दी, इसके नीचे अगली स्लाइड। तो ये सवाल है कि जो पर्यावरणीय अनुभव, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो हसदेव के पर्यावरणीय महत्व है, जो इकोलॉजिकली जो महत्व का इलाका है, यहाँ पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड वाला ये आप देखेंगे, ये कोल ब्लॉक्स हैं, ये बेसिकली पूरा हसदेव कोल फील्ड है। जो 16 नंबर कोल ब्लॉक है ये परसा ईस्ट केतेवासन है, जिसमें फर्स्ट फेज में 762 हेक्टेयर में माइनिंग हो रही है। सेकंड फेज की अनुमति अभी दी गई है जो 2028 में चालू होनी थी। जब सवाल आएंगे तब इस पे हम चर्चा कर लेंगे। 15 नंबर कोल ब्लॉक है, ये भी राजस्थान के पास है, 1252 हेक्टेयर का। इसकी वन स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति अभी दी गई है, जिसके खिलाफ लगातार लोग धरने पे बैठे हुए हैं। उसके बगल में 17 नंबर केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक है, ये भी राजस्थान के पास है,
1752 हेक्टेयर का ये कोल ब्लॉक है और इस चारों कोल ब्लॉक 16 नंबर में 2 कोल ब्लॉक हैं, 15 और 17, ये तीनों के तीनों चारों कोल ब्लॉक जो हैं वो राजस्थान को आवंटित हुए हैं और एमडीओ अडानी कंपनी के पास हैं। एमडीओ मतलब एक तरीके से मालिकाना हक है। इस पूरे हस्तियों को नो गो इलाका घोषित किया गया था और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आखिरी रिपोर्ट तक 2021 तक ये स्वीकार किया है कि 16 नंबर माइनिंग में जो चल रहा है उसको नियंत्रित माइनिंग के अलावा किसी भी अन्य कोल ब्लॉक में खनन की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये एमओएफ ने भी स्वीकार किया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी स्वीकार किया। डब्ल्यूआईआई की रिपोर्ट आई, बावजूद इसके पिछले 6-8 महीने के अंदर जो भी चीजें बदली हैं, सरकार ने सारे नियमों को दरकिनार करके और हस्तियों में खनन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा दिया। दूसरा जो सवाल है समुदाय का विरोध, 2012 से ही समुदाय यहाँ पे विरोध कर रहे हैं क्योंकि संविधान का 5वीं अनुसूचित इलाका है। 2014 में 20 ग्राम सभाओं ने यहाँ पे प्रस्ताव किए थे कि हम खनन की इजाजत नहीं देंगे, कोल ब्लॉक का आवंटन मत करिए। बावजूद इसके मोदी सरकार के द्वारा 7 कोल ब्लॉक के आवंटन हुए हैं। 2014 से 2017, 2018 लगातार हस्तियों के जो गांव की आदिवासी ग्राम सभाएं हैं और गांव के लोग उन्होंने विरोध किया। और आपको पता होगा कि ये जो वन क्षेत्र है, किसी भी वन भूमि का डायवर्जन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी। 2018 में अडानी कंपनी के द्वारा, क्योंकि सारी जवाबदेही अडानी कंपनी की है, अडानी कंपनी के द्वारा पलसा कोल ब्लॉक के जो प्रभावित गांव हैं उनके 3 गांव की फर्जी ग्राम सभाएं करवाएं। उस फर्जी ग्राम सभा के खिलाफ लोगों ने लगातार 75 दिनों तक 2019 में धरना किया। 2021 में लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर पहुंचे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिले कि फर्जी ग्राम सभा की आप जांच करवाइए, ये गलत हो रहा है, हम खनन की इजाजत नहीं देंगे। आज तक फर्जी ग्राम सभा की जांच किए बिना खनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा गया। आज हम यहाँ पीसी कर रहे हैं। आज ही घाटबरला गांव के लोग जो पलसा ईस्ट केतेवासन की द्वितीय चरण की खनन परियोजना है उसकी ग्राम सभा की फर्जी ग्राम सभा की एफआई करवाने के लिए उदयपुर थाने गए हैं छत्तीसगढ़ में। क्यों गए हैं? क्योंकि 2019 में जो ग्राम सभा हुई है उस ग्राम सभा में 3 लोग ऐसे हैं जो 2015 में ही खत्म हो चुके हैं, मृतक लोगों के साइन हैं। जितने भी ग्राम सभाएं यहाँ पे कंपनी के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं वो फर्जी ग्राम सभाएं हैं। तो मैंने 2 ही महत्वपूर्ण जो बात है, पहला कि हस्तियों की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को स्वीकार किया गया, तब सरकारों ने बावजूद इसके अडानी के मुनाफे के लिए खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। समुदाय जिनका हक है, संविधान उनको इजाजत देता है कि वो तय करें कि वहां खनन होगा कि नहीं होगा। समुदाय की संविधानिक ग्राम सभाओं के हकों को दरकिनार करते हुए फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर खनन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। दुखद रूप से हस्तियों के आदिवासियों की सुनवाई न राज्य सरकार करना चाहती है न केंद्र सरकार करना चाहती है, क्योंकि दोनों के केंद्र में अडानी कंपनी बैठा हुआ है। शुक्रिया। the local context of this issue और स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये बता दिया है कि आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो हस्तियों के गांव के जो सब लोग हैं वो सतत काफ़ी दिनों से डिफरेंट वेव्स में धरना कर रहे हैं। लीगली उन्होंने कोर्ट गए हैं, अलग अलग सरकारी दफ्तरों में दे हैव नॉक्ड एट वेरियस डोर्स। बट आई थिंक मैं कुछ जो बात रखना चाह रही हूँ एज अ रिसर्चर, जो पिछले 10 सालों में हस्दे और रंग में हुआ है, वो हम लोग कुछ ऑन अ रेगुलर बेसिस उसको ट्रैक करते हैं और उसको समझने की कोशिश किया है। मेरी कुछ बातें जो हैं मैं आलोक भाई ने जो बोला उसके ऊपर थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करूँगी। और दूसरा बात, मैं बिल्डअप करने से पहले मुझे इतना ही कहना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लोकेट एंड नॉट डिसरिगार्ड और रिगार्ड हस्दे और रंग एज अ लोकल इशू। हस्दे और रंग असल में सिर्फ एक लोकल इशू नहीं है, जो बोला जा सकता है ये तो एक जगह का सवाल है। देश के लिए क्या, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्लोब। हस्दे और रंग को इस पूरे व्यवस्था से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। एंड इन दैट लाइट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब हम जो स्वीकृतियों की बात, दी अप्रूवल्स दैट आलोक भाई एक्चुअली मेंशन, चाहे वो पर्यावरण स्वीकृति है, वन डाइवर्जन की स्वीकृति है, भूमि अधिग्रहण की बात है, लैंड एक्विजिशन की बात है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लोकेट इट विद इन 3 or 4 वेरी इंपॉर्टेंट लार्जर
issues which are important for India and globally as well. सबसे पहले संवैधानिक प्रक्रिया की बात है। हसदे और रंग का सवाल एक्चुअली संवैधानिक सवाल है। ये ग्राम सभाओं का सवाल है, जो वहाँ से की जो ग्राम सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज ग्राम सभा द सेइंग दैट वी हैव अ राइट टू हैव अ से इन वेदर माइनिंग शुड बी ओपनड और नॉट। स्वीकृतियों की बात तो बाद में आती है। सेकेंडली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लोकेट ऑल दीज अप्रूवल प्रोसेसेस जो सारी चल रही हैं, चाहे इंडिविजुअल खदान की हैं, चाहे वो बाकी सारे जो सारी खदानों की है और हसदे और रंग की टोटली है, वो एक पर्यावरणीय मुद्दों पे कॉन्सिक्वेंसेस, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में लोकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन, जूनोटिक डिजीज़ेज़, ये सारे सवाल एक्चुअली रियल सवाल हैं। इट इज़ नॉट स्पेक्यूलेशन एनी मोर, हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। दिल्ली की जो धुआंधार बारिश हो रही है, इट्स एक्चुअली ट्रू। तो लोकल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल एज नेशनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में उसमें उसको जोड़ने की ज़रूरत है। हसदे और रंग का सवाल एक्चुअली एक राजनीतिक सवाल है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सवाल है, केंद्र और राज्य का सवाल है। सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट टू जो आलोक भाई और जो लोगों ने कहा है वहाँ पर, जो आज जो हो रहा है, उसको इस तरीके से देखने की ज़रूरी है। सामाजिक सवाल और इकोनॉमिक क्राइसिस। सो एक्चुअली हसदे और रंग ने पिछले 10 सालों में अगर आपको किसी भी इस एस्पेक्ट के ऊपर दस्तावेज चाहिए होंगे, वो मिल जाएंगे। मतलब इतना तरह से वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और हर सवाल के ऊपर खूब सारा मंथन हुआ है, और हर सवाल को देखते हुए बोला गया है कि फॉर ऑल दीज रीजन्स, इट इज़ फॉर ऑल दीज रीजन्स दैट माइनिंग इन हसदे और रंग शुड नॉट बी ओपन। इट्स नॉट जस्ट अ लोकल लाइवलीहुड इशू। अब अगर इस बैकड्रॉप में अगर हम हसदे और रंग की सारी लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स की बात करें, तो ये कुछ जिनकी स्वीकृति मिल चुकी है, सम अप्रूवल्स हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, एंड कुछ की स्वीकृति जिसमें बाकी है, जो प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। उन सब में अगर आप देखें तो जो प्रोसेस है ना, अगर आप इन 4 या 5 मुद्दों को बड़े इश्यूज़ को रखेंगे पीछे, इन मैनी वेज प्रोसेसेस जो होते हैं वो क्यूरेट होते हैं, उनको बनाया जाता है ताकि स्वीकृतियाँ मिले। तो आप दस्तावेज देखेंगे तो उसमें बोलेंगे कि जैसे आलोक भाई ने बोला कि एक तरफ बोल दिया गया कि ये लेमरू हाथी के लिए बहुत ज़रूरी इलाका है, लेकिन स्वीकृतियों में बोल दिया जाता है कि यहाँ हाथी कभी कभी आते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, कभी कभी आते हैं तो चलो वो तो देख लेते हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो आप स्वीकृतियाँ उस तरह से क्यूरेट करते हैं। सिर्फ आज की तारीख में अगर आलोक भाई कह रहे हैं कि वो कि घाटबर्रा के लोग गए हैं बोलने की हमारी ग्राम सभा फर्जी है, एक्चुअली जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं वो हैं ही नहीं, लेकिन स्वीकृतियों में बोल दिया जाता है कि राज्य सरकार ने बोला है कि प्रक्रिया पूरी तरह से ठीक तरह से हुई है, तो हम उन्होंने जो कहा है वो लेके हम स्वीकृति को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ जो इस हर स्वीकृति में ये बताना पड़ता है कि खनन को इस खनन का जस्टिफिकेशन क्या है। जब आप कोयला खोद निकालेंगे या खनन करेंगे तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा। तो जो राजस्थान से जुड़ के सवाल आता है, जो पावर प्लांट आप स्वीकृति प्रक्रिया में जिनका उल्लेख है, द पावर प्लांट्स दैट आर मेंशन्ड एक्चुअली नॉट इवन फंक्शनल एज ऑफ नाउ। सो यू नो, आप अगर कागज़ में जाएं तो कागज़ में इतने बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि स्वीकृतियाँ मिलें, उससे सेम में रेल और रोड नेटवर्क का सवाल है, उसके ऊपर पूरी तरह से इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है, पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल उठ के आए हैं और आज और सरकार के सामने रखे भी गए हैं। उसके बावजूद जब एक तरीके से एक डिसाइड कर लिया जाता है कि इसको स्वीकृतियाँ देनी हैं, तो हर चीज़, हर पर्यावरण, सामाजिक, संवैधानिक सवाल जो है उसको मैनेज करने की बात आ सकती है कि हम बाद में इसका संशोधन कर लेंगे या इसको हम किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, फ्लाईओवर बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें उठ के इसी तरह से स्वीकृतियाँ दी जा रही हैं। तो मुझे सिर्फ और जो मैं कह रही हूँ इसके ऊपर एक्चुअली एविडेंस अवेलेबल है। जैसे आलोक भाई और बाकी लोग कहते हैं कि मेरे ख्याल में जो लोगों के घर हैं वो चिट्ठियों की फाइलों से भर गए हैं। आई डोंट नो कितने हज़ारों की तादाद में चिट्ठियाँ भेजी गई होंगी पिछले 10 साल में हर गवर्नमेंट ऑफिस को। एंड जस्ट लुकिंग एट दैट विल शो यू कि
आज की तारीख में अगर हसदे और रंग के सारी खदानों को भी लीगली अप्रूवल मिल जाए, अगर लीगली उसको सैंक्शन मिल भी जाए, हसदे और रंग की खनन की जो पूरा खनन की प्रक्रिया जो शुरू होगी उसमें ना सामाजिक सैंक्शन रहेगा, ना सामाजिक लेजिटिमेसी रहेगी, ना environmental legitimacy रहेगी. It is not Hasde Oran's mining may get all legal approvals, all regulatory approvals, but neither will it be socially legitimate nor environmentally viable. And मुझे बस इतनी बात रख करके गुजर गया इस लड़ाई में, और ये आने वाला कितना दशक चलेगा हम समझ नहीं सकता, क्योंकि हम हार नहीं सकता. हम हारेंगे तो पर्यावरण हारेगा, संविधान हारेगा, हक हारेगा, इंसानियत हारेगा. इसलिए इसके हमको हारने का कोई सवाल नहीं, वो जीतना ही. और इस जीतने के लिए जो हमारा प्रयास कर रहे हैं, आप सबको मालूम है वहाँ का आदिवासी भाइयों कैसे लड़ रहे हैं, वहाँ पंचायत कैसा प्रस्ताव पारित किया है, उसका झूठ साबित हो गया. सोशल इम्पैक्ट जो असेसमेंट करना था वो सब ठीक से नहीं हुआ. पंचायत पेशा कानून को अनदेखी के संविधान को सारे बात आप रखे हैं आपके सामने. तो इसके खिलाफ जो है, इस जो ये जमीन का हक है और जल जंगल जमीन ये बढ़ता नहीं है, घट ही जाता है. तो ये जब जाएगा वो चला जाएगा. इसको बचाना ही है, भविष्य पीढ़ी के लिए हमारा काफी नुकसान हो. तो इसलिए इसको बचाना हमारा सामने सबसे बड़ा काम है. और इसलिए हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम इसको चर्चा करते रहते हैं और ये आवाज उठाते जा रहे हैं. सरकार का जितना विंग्स है सबके पास हजारों बार ये बात बताया गया, ऐसा कोई किसी के पास कोई अनजान नहीं है, सबको मालूम है क्या है क्यों है. इसके बावजूद भी ये धीरे धीरे इसी कदम बढ़ाती जा रही है. तो ये जो है एक कॉन्स्पिरेसी है हमारा आदिवासियों के खिलाफ, हमारा जल जंगल जमीन का हक के खिलाफ. इसलिए हमारा जैसा संयुक्त किसान मोर्चा के उससे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ किया था 3-4-6 महीना पहले, वहाँ भी हम लोग इसको समर्थन किया था और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लड़ेंगे. हमारा भूमि अधिकार आंदोलन जो 14 से भूमि किसी माने कॉर्पोरेट के लिए भूमि छीनने का जो साजिश शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी आने के बाद, तो भूमि अधिकार आंदोलन आपको मालूम है उसके खिलाफ लड़ा. और वो लड़ाई की वजह से 3 साल लगातार लड़ने के बाद वो ऑर्डिनेंस पास नहीं कर पाया. हम लड़ के उसको पीछे हटाया और वो बाद में वो उसका जो चालाकी है, राज्य सरकार जहाँ बीजेपी का है उसको बोला तुम करो, हम तो कर नहीं पाए, आप करो. राज्यों के जरिए करने का कोशिश किया. तो हम लोग तो लड़ाई को राज्यों में बदलने का सेंटर से हम लड़ा, अभी इसको राज्यों में इस लड़ाई को ले जाना पड़ेगा. तो इसके बाद बहुत जगह में राज्यों में जहाँ जहाँ हो रहा है ये राज्यों के भी ये लड़ाई लड़ रहा है. हमारा पिछले हफ्ता में भूमि अधिकार आंदोलन का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में हम लोग देखा ये सबसे बड़ा जो है ये पर्यावरण जलवायु को बचाने का जो लड़ाई चल रहा है, एक हसदे वाला, इसके साथ साथ दर्जनों ऐसा केस हम नोट किया है. बंगाल में हो रहा है वो पचामी जो है बीरभूम जिला में वो कर रहे हैं, वो है आदिवासी का जमीन छीन के वो कॉर्पोरेट को देने का. और बाकी सब जगह में हर राज्यों में ऐसा जहाँ जहाँ मेन जो है आदिवासी क्षेत्र में है, क्योंकि उसी के नीचे खनिज है जंगल की, इसलिए टारगेट उसका वही है और कॉर्पोरेट वही जाना है. और इस सरकार कॉर्पोरेट का सरकार है, इसलिए कॉर्पोरेट के बिना इसका कोई लक्ष्य भी नहीं है. तो कॉर्पोरेट को हर तरह मदद करने के लिए सरकार एक जितना प्रमाण आपके सामने रखा है सब सरकारी मदद से हो रहा है, कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं है. संपूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी सरकार और उसका जो प्रोमोटर है, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रोमोटर मोदी को जो उठाया हजारों लाखों करोड़ खर्चा करके वो है अदानी. तो अदानी आज हिंदुस्तान के एशिया में सबसे बड़ा धनी बन गया. हर 30 दिन में 1 बिलियनर बन रहा है हिंदुस्तान. हर 30 दिन में आप 10 लाख लोग गरीब हो रहे हैं. ये देखा, एक रिपोर्ट देख रहा था. ये है देश दुनिया का हालत. हम इसको सहेंगे कि इसको रजिस्ट करें, हम रजिस्ट नहीं करेंगे तो हम मरेंगे.
हम अपना जिंदगी इस तरह नहीं दे सकते। इसलिए हम भूमि अधिकार आंदोलन ने तय किया है, इस सवाल को लेके हम चर्चा किया है और रायपुर में हम भूमि अधिकार आंदोलन का एक कॉन्वेंशन यहाँ जैसा करेंगे वो तय हुआ है। उसके बाद हम दिल्ली में जुलाई महीना में एक नेशनल कॉन्वेंशन करेंगे। ऐसा जैसा घटना पूरा देश में हो रहा है उसका तथ्य इकट्ठा कर रहा है, उसी के आधार पर एक रिपोर्ट बना के जुलाई का 3rd वीक के आसपास हम सोच रहे हैं एक नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में करके पूरा देश भूमि अधिकार आंदोलन एक भूमि का लड़ाई है, इसको आगे बढ़ाने के फैसला किया है। इसलिए इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा इसको समर्थन करते हैं। जमीन का लड़ाई, भूमि अधिकार आंदोलन इस लड़ाई का साथ अंगांगी रूप से जड़ित है और आगे ये लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कुछ कार्यक्रम भी हम लोग ऑलरेडी लिया है। तो इसलिए जो बात है आपके सामने हमको बताने का जरूरत नहीं है, हम बेहतर जानते हैं, मगर ये कैसे रजिस्टर किया जाएगा बात यही कैसे रजिस्टर किया जाएगा। और हमारा कहना भूमि अधिकार आंदोलन का है कि हम 500 संगठन 380 दिन एक जगह बैठ के 715 लोग जान गवा के मोदी को झुकाए। हमें प्रमाण कर दिया कि डरने का नहीं है, हम इकट्ठा होकर लड़े और ईमानदारी से लड़े, दुश्मन जितना भी बड़ा हो उसको झुका सकता है। ये हमारा किसान आंदोलन का एक सबक है। इस सबक को पूंजी बना के हर आंदोलन, हर जनवादी आंदोलन आगे बढ़ सकता, अपना तरीका से लड़ाई लड़ सकता। अब ये जो लड़ाई है हसदेव वाला, इस लड़ाई में भूमि अधिकार आंदोलन पूरा इसके साथ है और आगे जो प्रोग्राम हम बताया है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा के एक नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, इसी दृष्टिकोण से हमको सबको जोड़ के एक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। मैं चाहूंगी कि जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय NAPM से राजेंद्र रवि बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखें। अगर नहीं काम कर रहे तो साथियों, आलोक भाई और पांचा कोहली और आनंदा ने काफ़ी विस्तृत तरीके से इसकी पृष्ठभूमि के बारे में रखा है। आंदोलन में जो कानूनी प्रावधान है, जो उसकी संवैधानिक जो अधिकार हैं, इन सबों को कैसे अनदेखी करके बाईपास करके सरकारें कर रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि ये दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस नेतृत्व हमेशा यह कहती है कि अभी की जो केंद्र की सरकार है ये 2 लोगों को बेनिफिट दे रही है, अदानी और अंबानी। संयोग ये है कि जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कर रही है वही इसके मूल में उन्हीं को ये सब आवंटन किया जा रहा है। और आनंदा बताए कि जो भूमि अधिकार, भूमि के जो सवाल पे जो भी कानून आए थे उसकी विजय हुई है, लेकिन संयोग ऐसा है कि जिस कालखंड में हम लोग रह रहे हैं वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। दुनिया की सरकारें और भारत की सरकार जो है, जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है उसकी लड़ाई में जब भी वो हारती है तो एक नई रणनीति के साथ आती है। जैसे वो 2013 के कानून पास नहीं करा पाई तो उन्होंने घुटने टेक दिए और फिर वो राज्यों को दे दिए। और चूंकि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि नेचुरल रिसोर्सेज को देने का सवाल है, तो अगर हम केंद्रीय तरीके से नहीं दे पा रहे हैं तो उसको राज्यों के तरीके से हम दे देंगे और जो भी संवैधानिक अधिकार लड़ाई लड़ करके हमारे समाज के लोगों ने लिया है उसको बाईपास कर देंगे। तो ये लड़ाई हमें लगता है कि ये निरंतर लड़ने वाली लड़ाई बनते जा रही है। यह संभव नहीं लग रहा है कि दिल्ली के 4 कोनों पे हम लड़ाई लड़े और जीत हासिल किए, उसके बावजूद भी चुनौती खत्म नहीं हुई है। दूसरा कि सरकारें अपनी मौके के आधार पे तर्क कर लेती है कि हसदेव जो अरण्य है वो लोकल इशू है, तो अगर वो लोकल इशू है तो फिर पराली जलाने का जो सवाल है वो फिर नेशनल इशू कैसे बन जाता है। फिर पंजाब के किसानों को इसके ऊपर दंडित कैसे करते हैं कि पराली वहाँ जलता है और धुआं दिल्ली में उठता है। तो ये बहुत ही मौका परस्त
कॉरपोरेट ट्रस्ट और पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर देने वाले कालखंड से गुजर रहा है। आपको सबको पता है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि नर्मदा में जो बांध बना, जो पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में बन रहे हैं, जो झारखंड के इलाकों में जो अदानी पावर प्लांट बना और वहाँ पे किस तरह से लोगों को हटाया गया, साहिबगंज में जो पोर्ट बन रहा है उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है। तो ये जो कम्युनिटी के जो अधिकार थे रिसोर्सेज पे, वो सबको कन्वर्ट करके बदल करके कॉरपोरेट को दे देने का प्रचलन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में चल रहा है। तो स्थानीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और इसके साथ साथ ग्लोबल जो भाईचारा बंदी हो सकता है उसको करने की ज़रूरत है। जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय की ओर से हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और जो भी आंदोलन के समय समय पे ज़रूरत होगी हम उसके साथ कंधे में कंधे मिला करके साथ रहेंगे। धन्यवाद। क्यों सिर्फ उस इलाके में रहने वाले आदिवासियों का संघर्ष नहीं है, इसके विषय में मेरे पहले जो मित्र बोल चुके हैं उन्होंने बहुत विस्तार से और अच्छी तरह से समझाया है। दो तरह से इस विषय को देखा जा सकता है। एक जिसमें हम ये कहते हैं कि यह चूंकि स्थानीय नहीं है, हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए, और दूसरा ये कहा जाता है कि यह स्थानीय है इसलिए यह लड़ाई वहीं लड़ी जानी चाहिए। मेरी ये समझ है कि अगर यह सिर्फ वहाँ के आदिवासियों का भी प्रश्न होता तो भी वह हम सब का प्रश्न होना चाहिए था, और उनके अधिकारों के लिए हम सबको जो उस इलाके में नहीं रहते हैं खड़ा होना चाहिए, भले ही उसका असर हम पर न पड़ रहा हो। किसी भी समुदाय के अधिकार का हनन एक तरह से हम सारे लोगों के समुदाय का हनन होता है। उसका असर हम पर पड़े ना पड़े, हमारी सुविधाओं पर पड़े ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों से जो दिखलाई पड़ रहा है वो यह कि समुदायों को एक दूसरे से काट दिया जाए, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और यह कहा जाए कि आपकी सुविधा इसी पर निर्भर है कि इनसे यह चीज़ ली जाए, और इस तरह आपको आदिवासियों या किसानों के खिलाफ खड़ा किया जाए। मेरी यह समझ है कि संविधान में, और यह बात बहुत विस्तार से यहाँ बताई गई कि इसके प्रावधान कानून में किए गए कि किस प्रकार आप सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित के नाम पर स्थानीय को पीछे नहीं कर सकते। ये प्रावधान किए गए हैं, लेकिन हमेशा ही उन प्रावधानों को निरर्थक कर देने का प्रयास हमारे वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस है और सरकारें हैं, ये मिलकर करती हैं। इसलिए उन प्रयासों का विरोध और इसे एक राष्ट्रीय बल्कि एक पूरा वैश्विक आंदोलन बनाने में अपनी भूमिका हम कैसे निभाएंगे, अध्यापकों के तौर पर, लेखकों के तौर पर, नागरिकों के तौर पर, यह सब हम लोगों को निश्चित करना है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कल कैम्ब्रिज, कल या परसों में वहाँ के छात्रों ने यह प्रश्न उठाया। जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनसे बात कर रहे थे, उनसे यह प्रश्न उन्होंने किया कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, और राहुल गांधी ने कहा कि वो इस नीति से सहमत नहीं है। तो अगर वो इस नीति से सहमत नहीं है तो फिर वहाँ के संघर्षरत आदिवासियों के साथ भी उनको खड़ा होना होगा, या सिर्फ यह कह देने से एक प्रश्न के उत्तर में काम नहीं चलता है। तो हम सब लोग इस आंदोलन के साथ हैं। हम ये जानते हैं यह काफ़ी कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि केंद्र सरकार दूसरी विवशताएँ बतलाकर, संभवतः राज्य सरकार और दूसरे तमाम लोग इसके साथ होंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के लोग अडानी का विरोध आज तक कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम अपने विरोध को रोक दें या उस संघर्ष को रोक दें। हम सब लोग इस संघर्ष में शामिल हैं, और इस बात को जितना ज़्यादा सार्वजनिक चर्चा में लाया जाए
जितना ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए उतना ही उचित होगा। तो हम सब लोगों का कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक शिक्षा के इस कार्य में भी हम लगें, ताकि हसदेव अरण्य में क्या हो रहा है या दूसरे आदिवासी इलाकों में क्या हो रहा है, ये सिर्फ बहुत ही स्थानीय मसला बन के न रह जाए। बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।